हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन IQ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो जी आज हमारी है जी मंथली करंट अफेयर की क्लास। और मंथली करंट अफेयर में हम दिसंबर के इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर की आज चर्चा करने वाले हैं जी। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास में आज हमारे जो है पहला प्रश्न है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की कौन सी रैंक रही? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी छठा। तो इसके आंसर हमें ध्यान रखने हैं कि पहला क्या है। तो आपको ध्यान रखना कि ये एशिया पावर इंडेक्स है क्या। तो एशिया पावर इंडेक्स कौन जारी करता है? तो जारी करता कौन है? तो आपको ध्यान रखना है लेवी इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है लोवी इंस्टीट्यूट, ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट, ऑस्ट्रेलिया द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? तो एशिया के जितने भी देश हैं उन सबको उनकी शक्ति और प्रेरणा के आधार पर, इन्फ्लुएंस के आधार पर रैंक किया जाता है, जो कि लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जारी की जाती है। अगर इस इंडेक्स में बात करें तो इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? अमेरिका। तो पहला स्थान किसका है जी? अमेरिका का है। दूसरा स्थान किसका है? आपको पता ही है मोस्ट पावरफुल सेकंड कंट्री कौन है? चाइना। तो दूसरा स्थान है चीन का। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो है इसमें तीसरा स्थान है। तो तीसरा स्थान किसका है जी? भारत का। तो इस प्रकार से देखिए तो पहले अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा जो है भारत है। और भारत ने जो है इस पूरे इंडेक्स में जो है तीसरा रैंक प्राप्त किया है। और एक मेजर पावर कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी में आ गए भारत? मेजर पावर कैटेगरी में या श्रेणी में शामिल हो गया है। और भारत को जो है 100 में से 40 अंक यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले जापान आगे था, लेकिन अब हमने जापान को पीछे रख दिया है, पछाड़ दिया है, और हम थर्ड नंबर पर आ गए हैं। ठीक है, पिछली बार हमारा स्कोर इसमें 39 था। तो सही आंसर क्या है जी? बी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन ए शंघाई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी जकार्ता, ऑप्शन डी मलेशिया। है ना जी। तो इंडेक्स के बारे में हम पहले कुछ बेसिक चीजें क्या करते हैं कि ये इंडेक्स किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया जाता है, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के हिसाब से हम बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहरों की, सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहरों की, तो ये जो शहर है इन शहरों में प्रथम स्थान पर कौन है जी? तो प्रथम स्थान पर है जकार्ता। प्रथम स्थान किसका है? जकार्ता का। जकार्ता कहाँ है जी? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का शहर जकार्ता सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसकी आबादी कितनी है? जिसकी आबादी है जी 4.2 करोड़ इसकी आबादी है। दूसरे स्थान पर कौन सा शहर है? तो दूसरा स्थान मिला है ढाका, बांग्लादेश को। दूसरा स्थान किसका है? ढाका, और ढाका बांग्लादेश में है। ये दूसरे नंबर पर आ गया है। और इसकी जो कुल आबादी है वो कितनी है? वो है आपकी 4 करोड़ की। ठीक है, तीसरा स्थान किसका है? तो टोक्यो का। तो तीसरा स्थान याद रखना है टोक्यो। और टोक्यो कहाँ पर है? जापान में। टोक्यो जापान में, है ना जी। तो ये कौन से स्थान पर है? तीसरे नंबर पर है। तो अब आपको लग रहा होगा मैडम भारत का भी कोई है क्या? बिल्कुल है जी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का स्थान है चौथा। और चौथे नंबर पर जो है वो हमारे भारत का देश है और भारत का शहर है नई दिल्ली। तो चौथे नंबर पर है नई दिल्ली। और वैसे भारत में देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? नई दिल्ली की। कितनी है? तो 30.2 मिलियन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत का भी ध्यान रखना। 9वें नंबर पर हमारा एक और शहर है, तो 9वां स्थान मिला है कलकत्ता को। कलकत्ता। तो सही आंसर क्या है? सर्वाधिक वाला है जकार्ता। और जकार्ता कहाँ है जी? इंडोनेशिया में है। और भारत में ध्यान रखना है आपको कौन सा? भारत में ध्यान रखना है नई दिल्ली और कैलकाटा। अगला प्रश्न है, IWPL
ठीक है। WPL मेगा नीलामी में सबसे कीमती खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन ए दीप्ति शर्मा, ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी मिताली राज, ऑप्शन डी स्मृति मंथाना। IPL तो सुना, ये WPL क्या है मैम? तो ये है वुमेन प्रीमियर लीग, वुमेन प्रीमियर लीग 2026। तो होगा तो 26 में, लेकिन भाई इसकी नीलामी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, नीलामी या बोली लगाई जा चुकी है। और इस नीलामी बोली में सबसे कीमती खिलाड़ी, ठीक है, सबसे कीमती खिलाड़ी जिसकी बोली सबसे ज्यादा लगी है वो कौन है? तो सबसे कीमती खिलाड़ी बनी है जी दीप्ति शर्मा, दीप्ति शर्मा। ठीक है, तो दीप्ति शर्मा जी सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है। और इस पूरे ऑक्शन का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। कुल 67 खिलाड़ी इसमें खरीदे गए थे, जिसमें से 23 जो खिलाड़ी हैं वो विदेशी है। और दीप्ति शर्मा सबसे महंगी खिलाड़ी रही है, कितने में? तो 3.2 करोड़ रुपए में। किसने खरीदा है इन्हें? तो यूपी वॉरियर के द्वारा दीप्ति शर्मा को खरीदा गया है, यानी इनकी नौ। इससे पहले जो WPL है उसमें इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी बोली है ये। इससे पहले स्मृति मंथाना को खरीदा गया था जी 3.4 करोड़ में। खरीदने का मतलब है कि बोली लगाई गई थी। ठीक है, इसके बाद दीप्ति के बाद अमीलिया क्रे है, फिर शिखा पांडे है, जिन्हें भी इसके लिए मिलाया गया है। तो मेगा नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है दीप्ति शर्मा। ठीक है, तो दीप्ति शर्मा को हमें ध्यान रखना है। सही आंसर है ए दीप्ति शर्मा। अगला प्रश्न है, समर डेफ ओलंपिक 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी मलेशिया। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं समर डेफ ओलंपिक्स। डेफ ओलंपिक्स मतलब जो मूक बधिर होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो मूक बधिरों के लिए ये जो है ओलंपिक होता है, का ओलंपिक है, नाम है समर डेफ ओलंपिक। समर डेफ ओलंपिक का जो आयोजन है वो कब किया गया? तो इसका आयोजन ध्यान रखना किया गया था जी 15 से 26 नवंबर 2025 को। ठीक है, इस ओलंपिक की अगर हम बात करें पूरी मेडल टैली की, यानी पदक तालिका की, तो पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है किसने? यूक्रेन ने, है ना। तो आप बोलेंगे यूक्रेन भी खेल रहा है, बिल्कुल खेल रहा है जी। यूक्रेन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और यूक्रेन को कुल मेडल मिले हैं जी 100। तो 100 मेडल यूक्रेन को यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। फिर हम बोले दूसरे स्थान पर, तो आपको ध्यान रखना है व्यक्तिगत न्यूट्रल एथलेटिक्स। तो दूसरा स्थान है इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलेटिक्स, है ना। जो स्वतंत्र खिलाड़ी होते हैं उनको दूसरा स्थान मिला है और इन्होंने कितने पदक जीते हैं? कुल 52 पदक जीते हैं। तीसरा स्थान किसका रहा है? तो तीसरा स्थान रहा है यूएस का, यानी यूनाइटेड स्टेट का तीसरा स्थान इसमें रहा है। और यूनाइटेड स्टेट के द्वारा कुल 36 पदक यहाँ पर जीते गए हैं। ठीक है, तो ये तो हमने 3 पदक तालिका की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं भारत की। तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने जो है वो स्थान प्राप्त किया है छठा। तो भारत ने छठा स्थान प्राप्त किया है, कुल पदक जीते हैं जी 20। तो 20 मेडल भारत के द्वारा जीते गए हैं। और 20 में भी अगर हम बात करें कि गोल्ड कितने हैं, सिल्वर कितने हैं, ब्रॉन्ज कितने हैं, तो गोल्ड पदक है जी 9, सिल्वर कितने हैं जी 7 और ब्रॉन्ज कितने हैं जी 4। तो कुल पदक 20 पदक के साथ भारत इसमें छठे स्थान पर आया है। आयोजन कहाँ हुआ है इसका? जापान में आयोजन हुआ है। इन्हें वर्ल्ड गेम्स ऑफ डीफ के नाम से भी जाता है, यानी जो डेफ खिलाड़ी होते हैं उनका ये सबसे बड़ा आयोजन है, जिसका आयोजन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा किया जाता है। एक समर में होते हैं और एक विंटर में होते हैं, 4 साल में एक बार होते हैं, जैसे हमारे ओलंपिक होते हैं। ठीक है, तो ये सही आंसर है जी। पहले आयोजन कहाँ हुआ? जापान में। ठीक है, अगला प्रश्न, ऑपरेशन सागर बंधु का संबंध है। ऑप्शन ए सीरिया से भारतीयों को निकालने हेतु, ऑप्शन बी बांग्लादेश में राहत सहायता के लिए, ऑप्शन सी श्रीलंका में चक्रवात राहत हेतु,
ऑप्शन डी अफगानिस्तान में मदद के लिए। ऑपरेशन सागर बंधु बहुत चर्चा में था, क्यों? क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि एक चक्रवात आया था, नाम था जी चक्रवात दितवा। चक्रवात दितवा जो था उसके कारण ये कहां सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ? बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है सर्वाधिक चक्रवात दितवा से प्रभावित हुआ था, और ऐसे में बांग्लादेश द्वारा, भारत द्वारा बांग्लादेश को राहत सहायता प्रदान करने हेतु एक क्या चलाया गया था? ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सागर बंधु। और उस समय बहुत चर्चा में था, दिसंबर में, उस समय जब ये चक्रवात आया था, हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस ऑपरेशन को शुरू किया था, और इसके लिए हमारे जो दो आपके पोत हैं वो भी भेजे गए थे, एक आईएनएस विक्रांत और एक आईएनएस उदयगिरी। तो आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी जो है वो राहत सामग्री लेकर कहां पहुंचे थे जी? तो आपको ध्यान रखना है ये कहां पहुंचे थे? तो कोलंबो पहुंचे थे, और कोलंबो कहां है? श्रीलंका में है। ठीक है, तो ये, अच्छा सॉरी बांग्लादेश लिख दिया, श्रीलंका। तो श्रीलंका को इसने दितवा ने प्रभावित किया था, तो श्रीलंका में जो चक्रवात राहत हेतु ये चलाया गया था ऑपरेशन सागर बंधु। अगला प्रश्न है, दुनिया में पहली बार किस देश के हवाई अड्डे पर वाईफाई 7 सेवा लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए जॉर्डन, ऑप्शन बी इथियोपिया, ऑप्शन सी ओमान, ऑप्शन डी यूएई। और अभी आपको पता है रिसेंटली मोदी जी जो थे वो कहाँ जाके आए हैं? 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर जाकर आए हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दुनिया में पहली बार जो है हवाई अड्डे पर वाईफाई 7 सेवा शुरू की गई थी ओमान हवाई अड्डे पर। ओमान हवाई अड्डे पर जो है वाईफाई 7 की सुविधा शुरू की गई है, और यहाँ पर जो ओमान एयरपोर्ट है वहां पर हुआवेई के साथ साझेदारी में अपने सभी हवाई अड्डों पर इस तकनीक को लागू किया जाएगा, जिससे जो यात्री हैं उनको एक सुरक्षित और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पर प्रदान की जा सके। तो सही आंसर है जी ओमान। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, इसका आयोजन कब हुआ? तो श्रीलंका। तो आपको ध्यान रखना है भाई, श्रीलंका की अभी क्या थी? 75वीं वर्षगांठ थी। श्रीलंका की 75वीं वर्षगांठ पर क्या किया गया? इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया गया, और ये कहाँ आयोजित हुआ? कोलंबो श्रीलंका में। कोलंबो श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था। कब से कब तक किया गया था? तो 27 से 29 नवंबर को किया गया था। किसके द्वारा? श्रीलंकाई नौसेना के द्वारा। श्रीलंकाई नौसेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और भारत में हमारे कौन शामिल हुए थे? तो आपको ध्यान रखना है, आईएनएस विक्रांत और उदयगिरी शामिल हुए थे। तो भारत की ओर से आईएनएस विक्रांत और उदयगिरी इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये यात्रा दोनों जहाजों की पहली विदेशी तैनाती है, जिससे दोनों देशों के बीच जो समुद्री सहयोग है उसको बढ़ाया जा सके। साथ ही जो हमारा हिंद महासागर वाला क्षेत्र है वहां पर भी और चीजों को मजबूत किया जाए। इसमें सिटी परेड, सामुदायिक आउटरीच गतिविधियां, कई सारी चीजें एक्टिविटी की जा रही थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सही आंसर है जी श्रीलंका। अगला प्रश्न है, आईएमओ परिषद के वर्ष 2026-27 के लिए सबसे अधिक वोटों के साथ कौन पुनः निर्वाचित हुआ है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। पहले हम बात करें ये आईएमओ क्या है, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री परिषद। ठीक है,
तो ये आपको ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखनी है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। और ये जो संगठन है इसका हुआ था जी निर्वाचन, और निर्वाचन किसके लिए? वर्ष 2026-27 के लिए। और इस निर्वाचन में जो है सबसे अधिक वोट किसे मिले हैं? तो सबसे अधिक वोट प्राप्त हुए हैं भारत को, तो सबसे अधिक वोट मिले हैं भारत को, और भारत को इसके लिए पुनः निर्वाचित कर लिया गया है वर्ष 2026-27 के लिए। और इसमें जो है भारत किसमें हुआ है? तो काउंसिल बी श्रेणी में, काउंसिल बी श्रेणी में शामिल हुआ है। तो काउंसिल बी श्रेणी में भारत को यहाँ शामिल किया गया है, और इसके माध्यम से भारत वैश्विक समुद्री मामलों में नेतृत्व करेगा, और इसकी दोबारा से मेजबानी भारत को प्रदान की गई है। और ये जो है काउंसिल, वो काउंसिल में जो है टोटल 40 सदस्य देश होते हैं, जिनका जो कार्यकाल है 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। यानी भारत का कार्यकाल कितना है? तो भारत का कार्यकाल 2 वर्ष का रहने वाला है, कार्यकाल 2 वर्ष का इसमें रहेगा। और इस काउंसिल जो है, इस काउंसिल में जो है 40 टोटल सदस्य होते हैं। भारत को 169 वैध मतों में से 154 मत प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सही आंसर है जी ए भारत। अगला प्रश्न, भारत पहली बार किस अंतर सरकारी संस्था की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया गया है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय हरित कोष, ऑप्शन सी मानव अधिकार संघ, ऑप्शन डी इंटरनेशनल आइडिया। तो मैं बता दूं कि ये आपने पहले नहीं सुना होगा, मैं बता दूं कि एक अंतर सरकारी संगठन है, नाम क्या है? इंटरनेशनल आइडिया, इंटरनेशनल आइडिया, ठीक है। और ये जो इंटरनेशनल आइडिया है, इसकी पहली बार अध्यक्षता भारत को प्राप्त हुई है, अध्यक्षता भारत को मिली है, या भारत को आमंत्रित किया गया है। और भारत के तरफ से नेतृत्व कौन करने वाला है? तो आप ध्यान रखना, हमारे मुख्य सूचना आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है जी? तो आप सबको पता होगा, ज्ञानेश कुमार जी हैं। और ज्ञानेश कुमार जी जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे, कहाँ पर? तो स्वीडन में। तो स्वीडन में इस इंटरनेशनल आइडिया की कॉन्फ्रेंस होगी, और उस कॉन्फ्रेंस में भारत की अध्यक्षता पहली बार मिली है। ये है क्या? तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो इसमें जो है कुल 37 सदस्य हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में कुल 37 सदस्य हैं। साथ ही कुछ पर्यवेक्षक सदस्य भी है, जैसे अमेरिका और जापान। ये एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है, और इसका संस्थापक सदस्य है जी भारत। और इसकी स्टॉकहोम में जो है इसकी कॉन्फ्रेंस होगी, जिसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी। तो सही आंसर क्या है? इंटरनेशनल आइडिया। अगला प्रश्न है, विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में भारत ने पहली बार हिस्सा लेकर कौन सा स्थान, देखो कभी कभी खा जाते हैं, स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी 5वां, ऑप्शन सी 8वां, ऑप्शन डी 9वां। तो विश्व एशिया प्रतियोगिता, ये जो प्रतियोगिता है इसमें आपको ध्यान रखना है कि भारत ने पहली बार क्या लिया है? हिस्सा लिया है। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने पहली बार इसमें हिस्सा लिया है। और पहली बार इसमें हिस्सा लिया है जिसमें प्रतिभागी देश कितने थे? तो प्रतिभागी देश थे जी कुल 29। और इन 29 देशों में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान 8वां रहा है, ठीक है। इसमें क्या किया गया था? तो इसमें विभिन्न प्रकार की जो है एक आपकी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रतियोगिताएं थी। और इसमें अगर हम बात करें तो कुल 21 प्रकार की कौशल श्रेणियां शामिल है, कौशल श्रेणियां शामिल है, ठीक है।
तो कुल 21 प्रकार की कौशल श्रेणियां थी जिसमें अलग अलग इवेंट किए गए थे। इसमें 21 विशेषज्ञ थी, टीमें थी, जिनके द्वारा अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लिया गया और इसमें भारत ने जो है 1 रजत, 2 कांस्य और 3 उत्कृष्टता पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। रजत कितना जीता है? 1। तो रजत पदक जीता है 1। कांस्य पदक जीता है जी 2 और उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है जी 3। तो कुल मिला के हमारा स्थान कौन सा है? 8वां स्थान है। और इसमें हमने पेंटिंग में, डेकोरेशन में मुस्कान ने, कांस्य जो है कोमल पांडा ने और दिनेश ने जीता है। साथ ही उत्कृष्टता पुरस्कार मोहम्मद मफाज PR ने जीता है, आदित्य नंदन ने जीता है और धनुष MG के द्वारा जीता गया है। तो सही आंसर क्या है जी? C, 8वां स्थान। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में किस देश द्वारा अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी UAE। तो अब इसमें सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। और ये जो है इसके देश के द्वारा 53वां राष्ट्रीय दिवस बनाया गया है। और इस दिन जो यहाँ के शेख होते हैं, क्योंकि इनमें शेख होते हैं गल्फ कंट्रीज में, जायद बिन सुल्तान, ठीक है, उनके नेतृत्व में कई सारी एक्टिविटीज का आयोजन किया गया था। फरवरी 1972 में उसे इस संघ में शामिल किया गया था। बुर्ज खलीफा पर बहुत बड़ा इवेंट किया गया था और बुर्ज खलीफा तो आपको पता ही है काफी फेमस है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि संयुक्त अरब अमीरात, ये देखिए संयुक्त अरब अमीरात है, अमीरात, ठीक है, तो इसके द्वारा 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर 2025 क्या है? ऑप्शन ए पैरासोशल, ऑप्शन बी रेजबैट, ऑप्शन सी 67, ऑप्शन डी डिवाइन। देखो, वर्ड ऑफ द ईयर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जारी करती हैं, हमें ध्यान रखना है। टाइम्स का अलग होता है, ऑक्सफोर्ड का अलग होता है। तो यहाँ पूछा है ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर, और ऑक्सफोर्ड का जो वर्ड ऑफ द ईयर है वो क्या है? तो वो है रेजबैट। क्या है जी? रेजबैट। अब ये रेजबैट क्या होता है? तो रेजबैट का मतलब होता है ऑनलाइन कंटेंट, यानी ऑनलाइन कंटेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसे जानबूझकर लोगों को गुस्सा दिलाने, चिढ़ाने या उकसाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक ऑनलाइन कंटेंट होता है जिसे लोगों को उकसाने और गुस्सा दिलाने के लिए मनाया जाता है। तो अपने को तो सिर्फ इतना भी ध्यान रख लेंगे ना कि भाई आपको ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर क्या है, तो रेजबेट ध्यान रखना। पैरा सोशल कमेंट में लिखिएगा किसके लिए वर्ड ऑफ द ईयर था, और 67 किसका वर्ड ऑफ द ईयर था, ये भी आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, एक्वेरिन सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? ऑप्शन ए भारत और मालदीव, ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका और भारत, ऑप्शन डी भारत और इंडोनेशिया। तो हमें ध्यान रखना है एक्वेरिन क्या है? तो भाई ये एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। और जब हम 2 पक्षीय सैन्य अभ्यास की बात करें, यानी 2 देशों के मध्य ये आयोजित किया जाता है। यानी 2 देश कौन से हैं? तो एक है भारत और एक है मालदीव। तो भारत और मालदीव के मध्य आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। आयोजन कब किया गया? तो आयोजन किया गया 2 से 15 दिसंबर 2025 को। कहाँ जी? भारत में। भारत में कहाँ? तो तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन किया गया, यानी केरल में। तो ये तो पता है कि तिरुवनंतपुरम कहाँ आता है? केरल में आता है जी। यहाँ पर इसका आयोजन किया गया, दोनों देशों की नौसेनाएं आई, उनके द्वारा जो है मिलिट्री कॉपरेशन, सैन्य सहयोग आयोजित किया गया।
कौन सा संस्करण है, तो ये इसका 14वां संस्करण है। अभ्यास से रिलेटेड ये सारे कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं क्योंकि इनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी जितने भी आपके जंगल हैं या जो तटीय क्षेत्र है वहां पर जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन होते हैं उनको क्या दिया जाता है, यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है। पहली बार ये सैन्य अभ्यास कब किया गया था, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। इसके अलावा भी इन दोनों देशों के बीच में कोई और अभ्यास होते हैं क्या, बिल्कुल। तो आपको ध्यान रखना, एकता और दोस्ती, तो एकता और दोस्ती सैन्य अभ्यास भी भारत और मालदीव के बीच में ही आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, ए, भारत और मालदीव। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे लंबे बिना ड्राइवर वाले मेट्रो रेल नेटवर्क का रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? ऑप्शन ए बीजिंग मेट्रो, ऑप्शन बी रियाद मेट्रो, ऑप्शन सी टोक्यो मेट्रो, ऑप्शन डी कनाडा मेट्रो। यानी एक ऐसा मेट्रो रेल नेटवर्क जो बिना ड्राइवर के चलता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ऐसा रेल नेटवर्क, मेट्रो रेल नेटवर्क किसके द्वारा, रियाद मेट्रो के द्वारा, रियाद मेट्रो के द्वारा बनाया गया है। और ये जो रियाद मेट्रो है वो कितने, तो 176 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंतर्गत 6 लाइनें हैं और 85 स्टेशन है और ये पूरी तरीके से ड्राइवरलेस मेट्रो है, बिना ड्राइवर के मेट्रो चलेगी। और इतना बड़ा नेटवर्क पहली बार दुनिया में बनाया गया है और इसीलिए ये भी चर्चा में भी बना हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना, रियाद मेट्रो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को पार करने वाली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही नाम क्या है? छाजिंग एंगमो बनी है। इनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो आपको पहले क्या किसको ध्यान रखना है? छोजिन एंगमो, छोजिन एंगमो को ध्यान रखना है। छोजिन एंगमो कौन है? तो भाई नेत्रहीन पर्वतारोही है, नेत्रहीन महिला पर्वतारोही है। ठीक है, पर्वतारोही है। और ये पर्वतारोही जो है कहाँ की है? तो भारत की है। और भारत में भी आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में कहाँ? किन्नौर। ठीक है, तो आपको सारी चीजें एक बार ध्यान रखनी है। किन्नौर जिला, किन्नौर जिला, और किन्नौर जिला कहाँ? हिमाचल प्रदेश की ये है, यानी भारत की है। ये थोड़ी बताना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश भारत में ही आता है। और इनके द्वारा दुनिया, भारत की तो पहली और दुनिया की 5वीं नेत्रहीन महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर क्या किया है जी? झंडा फहराया है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो सही आंसर क्या है इसका? भारत। अगला प्रश्न है, डॉक्टर पॉलस मार गैगोरियस पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए टेसी थॉमस, ऑप्शन बी के सिवन, ऑप्शन सी राम सामी अय्यर, ऑप्शन डी श्री पार्वती कृष्णन। तो इसका आपको सही आंसर ध्यान रखना है कि यह पुरस्कार भारत की अग्निपुत्री को, भारत की अग्निपुत्री, या हम कहते हैं जिन्हें मिसाइल वुमेन, क्या कहते हैं जी? मिसाइल वुमेन। कमेंट में रिप्लाई कर लीजिएगा कि मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? टेसी थॉमस को प्रदान किया गया है। और टेसी थॉमस जो है उसके अग्नि मिसाइल के निर्माण में, मिसाइल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो भारत की मिसाइल वुमेन है टेसी थॉमस, और टेसी थॉमस को 8वां डॉक्टर पॉलस मार गैगोरियस पुरस्कार प्रदान किया गया है। डीआरडीओ की एक महत्वपूर्ण जो है वैज्ञानिक है, महिला वैज्ञानिक है, और उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसके तहत इन्हें 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी प्रदान की गई है। ठीक है, तो सही आंसर है जी ए टेसी थॉमस। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 दिसंबर, ऑप्शन बी 3 दिसंबर, ऑप्शन सी
8 दिसंबर, ऑप्शन डी 16 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस हर वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, किस लिए? तो भाई विकलांग या दिव्यांगों के अधिकारों के प्रति जागरूकता हेतु, कि उनके जो अधिकार है उनको जागरूकता लाई जाए, इसके लिए यह बनाया जाता है। और इस बार का अगर हम विषय की बात करें, कि थीम की बात करें कि 2025 की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी आपको सामाजिक प्रगति की ओर बढ़ाने के लिए दिव्यांगता। तो सामाजिक प्रगति की ओर बढ़ाने के लिए दिव्यांगता। और इसमें आपको ध्यान रखना है क्या है, तो भाई आप ध्यान रखना, दिव्यांगता जो है समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, ये इसकी थीम है, को बढ़ावा देना। और आजकल थीम वगैरह भी जो है पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट दिवस है। और इसी दिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, और इसी दिन राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। किसके द्वारा? तो भारत में। और कहां पर? राष्ट्रपति भवन में दिव्यांग। और किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे। 3 दिसंबर को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है जी? 3 दिसंबर बी। अगला प्रश्न है, 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भागीदारों की श्रेणी में किस राज्य को स्वर्ण पदक मिला है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो पहले हम बात करेंगे कि ये जो प्रोग्राम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसमें क्या किया गया? तो अलग अलग कैटेगरी के जो है इवेंट लगाए गए थे, और इवेंट में आपको ध्यान रखना है भागीदार राज्यों की श्रेणी में, भागीदार राज्य श्रेणी में जो है उसमें स्वर्ण पदक किसको मिला है? तो स्वर्ण पदक मिला है राजस्थान को। स्वर्ण पदक किसे प्राप्त हुआ है? राजस्थान को यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और हमारे यहाँ के जो ओपी है, ITPO के हैं, उनके MD डॉक्टर नीरज खेरवाल ने ये जो पदक है वो प्राप्त किया था। पदक किसके द्वारा दिया गया था? तो पदक जो है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया था। और अगर हम बोले राज्य श्रेणी में स्वर्ण पदक किसे मिला है? तो राज्य श्रेणी में स्वर्ण पदक मिला है झारखंड को। किसको मिला है जी? झारखंड को। तो झारखंड को राज्य श्रेणी में, और भागीदार राज्य की श्रेणी में राजस्थान को पहला पदक मिला है। थीम क्या थी इसकी? एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, तो ये दोनों हमें ध्यान रखने हैं, दोनों श्रेणी में। अगर पूछ ले भाई केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में स्वर्ण पदक, तो उड़ीसा को मिला है, मध्य प्रदेश को रजत पदक मिला है, और पुडुचेरी को कांस्य पदक मिला है। ये अगर मंत्रालय की बात कर ले, तो मंत्रालय और विभाग श्रेणी में भी ध्यान रखना। तो मंत्रालय और विभाग श्रेणी, और मंत्रालय और विभाग श्रेणी में हम बात करें कि स्वर्ण पदक किसे मिला है, तो ध्यान रखना रक्षा मंत्रालय को। किसको? तो स्वर्ण पदक मिला है रक्षा मंत्रालय। और हम बात करें रजत पदक किसे मिला है, तो रजत पदक मिला है जी खान मंत्रालय। तो सारे इंपॉर्टेंट जो पदक हैं वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो किस किस को कौन से पदक मिले हैं सारे ध्यान रखना है, और विशेष रूप से ये तो आपको ध्यान ही रखना है राजस्थान को। अगला प्रश्न है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद, ऑप्शन बी त्रिशा जोली दीपिका, ऑप्शन सी गायत्री गोपीचंद अनुजा त्रिपाठी, ऑप्शन डी
त्रिशला जौली, अनुजा त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर क्या है? देखो पहले तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। इसमें अगर कोई भी पुरुष है तो वो हमारा नहीं आंसर होगा, क्योंकि पूछना क्या है, तो पूछा जा रहा है कि सैयद मोदी में डबल महिला डबल्स में आपको ध्यान रखना है। एक तो भारत की गायत्री गोपी चंद, और दूसरी कौन है, तो वो है त्रिशला, ठीक है, त्रिशला जौली। तो त्रिशला जौली और गायत्री गोपीचंद दोनों के द्वारा इसने महिला डबल का खिताब जीता है। और इन्होंने किसको हराया है, तो इन्होंने जापान की टीम को हराया है। जापान की टीम को हराकर यह पदक अपने नाम किया है। सही आंसर ध्यान रखना, जापान की टीम में भी दो महिलाएं, एक तनाबे और ओसावा, ठीक है। तो तनाबे और ओसाका को हराया गया है इनके द्वारा। तो सही आंसर है जी त्रिशला जौली और गायत्री गोपी चंद। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी जय शाह, ऑप्शन सी नितिन गडकरी, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। आपको लग रहा होगा कि मैम इसमें मोदी जी का नाम नहीं है ना। चलिए जी, कोई बात नहीं है, मैं बता दूं कि इंडियन ऑफ द ईयर जो है, उस इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान, और इसमें भी किस कैटेगरी में, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी में। तो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी में पुरस्कार किसे दिया गया है, तो जय शाह को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। जय शाह है कौन, तो आईसीसी के चेयरमैन है। आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन है जय शाह। और जय शाह को इंडियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। और ये उन भारतीयों को दिया जाता है जो वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर अपना उल्लेखनीय प्रभाव डालते हैं, उनको ये दिया जाता है। तो सही आंसर है जी बी, जय शाह। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कूदने वाली मकड़ी की प्रजाति खोजी गई है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। देखो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको लग रहा होगा मैम कौन पूछता है, ऐसा नहीं है, पूछे जाते हैं। और ये जो कूदने वाली मकड़ी है ना, इस मकड़ी का नाम क्या है, पिलिया माले नाडू, ठीक है। तो पिलिया माले नाडू इस मकड़ी का नाम है। और ये क्या है, ये कूदती है, कूदने वाली मकड़ी है। कहां पर खोजी गई है, तो इसकी खोज हुई है जी मधुगोंडी गांव में, ठीक है। तो मधुगंडी गांव आपको ध्यान रखना है। तो मधुगुंडी गांव, और ये मधुगुंडी गांव कहाँ है, चिकमंगलूर में है। और चिकमंगलूर कहाँ है जी, कर्नाटक में है। तो यहाँ पर ये मकड़ी खोजी गई है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि ये मकड़ी कर्नाटक में खोजी गई है। अगला प्रश्न है, सीबीएसई ने किन कक्षाओं के लिए अकादमिक सत्र 2026 के लिए अनिवार्य कौशल शिक्षा का प्रावधान किया है? कक्षा 3 से 5, कक्षा 4 से 6, कक्षा 6 से 8, कक्षा 8 से 10। तो सीबीएसई के द्वारा अभी जो न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है 2025-26, सीबीएसई ने 2025-26 जो भी नया सेशन शुरू होगा उसके लिए अनिवार्य कौशल शिक्षा यानी स्किल एजुकेशन आपको देनी ही होगी बच्चों को। और ये जो अनिवार्य कौशल शिक्षा है उसके लिए किस एज ग्रुप को, किस कक्षा को टारगेट किया गया है, तो कक्षा 6 से 8। तो कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को इसमें अनिवार्य कौशल शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। सीबीएसई आपको पता ही है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1929 में हुई थी, जो कि कोर्स बनाने का साथ ही साथ एग्जाम लेने का काम करती है। तो सही आंसर क्या है जी, कक्षा 6 से 8 यानी सी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्र संघ द्वारा किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर मंगल ग्रह पर एक क्रेटर का नाम रखा गया है? ऑप्शन ए शांति स्वरूप, ऑप्शन बी मेघनाथ साहा, ऑप्शन सी विक्रम साराभाई, ऑप्शन डी एमएस कृष्णन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन IAU
IAEA के द्वारा जो है एक नया क्रेटर खोजा गया है मंगल पर। तो मंगल पर खोजे गए क्रेटर का नामकरण किया गया है, और ये जो नामकरण है वो एक भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर किया गया है, और उनका नाम क्या है, MS कृष्णन। और ये भारतीय वैज्ञानिक है, भारतीय वैज्ञानिक MS कृष्णन के नाम पर किया गया है, के नाम पर रखा गया है। यानी अब उस क्रेटर को हम क्या बोलेंगे, MS कृष्णन क्रेटर। तो पूरा तो बोल नहीं सकते, तो हम नाम क्या रखेंगे, इसे हम कहेंगे कृष्णन क्रेटर। ठीक है, तो इसका नाम होगा कृष्णन क्रेटर। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि किसी क्रेटर का नाम हमारे यहाँ के जो वैज्ञानिक है उनके नाम पर रखा गया है। और इनका संबंध किससे है, तो आपको इनका संबंध तमिलनाडु से है, एक तो ये ध्यान रखना है। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये पहले डायरेक्टर भी हैं, और इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तब जाके इनको एक क्रेटर के नाम इनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें MS कृष्णन के बारे में ध्यान रखनी है, तो डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने टेक्स्ट रैंप योजना लॉन्च की है? ऑप्शन ए उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ऑप्शन डी वस्त्र मंत्रालय। योजना क्या है, योजना है टैक्स रैंप। यहाँ जो टैक्स का मतलब है वो है टेक्सटाइल, यहाँ पर टैक्स का मतलब क्या है जी, टेक्सटाइल से है। और ये जो योजना है वो किसके लिए, तो भाई जो टेक्सटाइल क्षेत्र है उसमें रिसर्च यानी जो अनुसंधान है उसको बढ़ावा देने के लिए, साथ ही मॉनिटरिंग के लिए, उसकी प्लानिंग के लिए ये ऑर्गेनाइज की जाती है। तो इसके माध्यम से हम टेक्सटाइल क्षेत्र में अनुसंधान को, मॉनिटरिंग को, प्लानिंग को, स्टार्टअप स्कीम जो है उसको लॉन्च कर रहे हैं। नाम क्या है, टेक्स्ट रैम्प। यहाँ पर रैम्प की बात करें तो रैम्प मतलब क्या है, एक तो रिसर्च है ना, रिसर्च, असेसमेंट, ए फॉर असेसमेंट, फिर क्या है आपका एम फॉर क्या है, मॉनिटरिंग, और फिर पी फॉर क्या है जी, प्लानिंग योजना, प्लानिंग योजना। तो ये इसका पूरा नाम है। एंड स्टार्टअप, यहाँ पर एस भी लगा दीजिएगा, तो एंड स्टार्टअप स्कीम, एम स्टार्टअप स्कीम इसका पूरा नाम है। और किसके संबंध में है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए है। उद्देश्य है कि भारत का जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको हम प्रमोट करें, डेवलप करें, और उससे ले जो डेटा है उसको भी एनालाइज किया जा सके। तो सही आंसर क्या है जी, वस्त्र मंत्रालय, जिसे हम टेक्सटाइल मिनिस्ट्री कहते हैं। अगला प्रश्न, नए भूकंप जोनिंग मानचित्र में भारत में किस नए भूकंप जोन को जोड़ा गया है? ऑप्शन ए जोन 5, ऑप्शन बी जोन 6, ऑप्शन सी जोन 6A, ऑप्शन डी जोन 6B। तो आपको ध्यान रखना है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारत का नया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसके द्वारा क्या किया गया है, एक नया अर्थक्वेक डिजाइन कोड जारी किया गया है, और इसी के द्वारा एक नया भूकंप जो आपका जोनेशन मैप है, क्षेत्रीय मैप है, वो जोड़ा गया है। और इस मैप में जोन कौन सा जोड़ा गया है, तो नया जोन जोड़ा गया है, जोन 6। जोन 6 नया जोन जोड़ा गया है, जोन जोड़ा गया है। नाम क्या है इसका, तो जोन 6 इसका नया नाम है। और इसके जुड़ने के बाद अब भारत में कुल भूकंप जोन कितने हो गए, तो अब भारत में भूकंप जोन कितने हो गए हैं जी, 5। तो भूकंप जोन हो गए हैं 5 हो गए हैं। तो टोटल पूछ ले तो ध्यान रखना 5, और नया जोड़ा गया है जी 6। तो अब आपको लग रहा होगा मैम कुछ गड़बड़ है, नहीं जी कोई गड़बड़ नहीं है। जोन 1 नहीं होता तो जोन 1 नहीं है, ठीक है, तो 1 नहीं है तो 2, 3, 4, 5, 6 तो हो गए ना 5, तो 2 से शुरू होके 6 तक होने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और नया जोन जोड़ा गया है जोन 6, यानी बी आंसर। अगला प्रश्न है, काशी तमिल संगमम 4.0 कब आयोजित हुआ?
ऑप्शन ए 2 दिसंबर 2025, ऑप्शन बी 4 दिसंबर 2025, ऑप्शन सी 5 दिसंबर 2025, ऑप्शन डी 15 दिसंबर 2025। तो इसका सही आंसर क्या है? काशी तमिल संगमम कब आयोजित किया गया? तो ये शुरू हुआ था जी 2 दिसंबर 2025 को। कहां से शुरू हुआ था? काशी से। तो शुरू किया गया था काशी से, और काशी से कहां तक चला था? ये तमिलनाडु। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये तेन काशी से शुरू किया गया तमिलनाडु से, और इसका समापन कब हुआ? तमिलनाडु। और इसका समापन हुआ है जी कब? तो समापन हुआ है 10 दिसंबर को। ठीक है, तो समापन अलग ध्यान रखना, 10 दिसंबर को इसका समापन हुआ है, और 10 दिसंबर को ये कहाँ पहुंचा है जी? काशी पहुंचा है। ठीक है, तो तेनकाशी तमिलनाडु से शुरू हुआ और काशी तक ये पहुंचा है। इसका उद्देश्य क्या है? तमिल भाषा को या तमिल संस्कृति को बढ़ावा देना इसका मुख्य विषय है, और इसके लिए कई सारी जो है एक्टिविटी हुई थी, और इसका विषय है लेट्स लर्न तमिल, तमिल कर कलम। ठीक है, तो ये पूरा आपको ध्यान रखना है। मोदी जी ने भी इसमें शिरकत की थी। इससे पहले जो है 1.0 2022 में हुआ था, 2.0 23 में हुआ था, और फिर 24 में हुआ था, और अभी वाला 25 में हुआ है। ठीक है, तो तीनों चारों आपको ध्यान रखने हैं। सही आंसर है जी 2 दिसंबर। अगला प्रश्न है, ओडीआई में सबसे अधिक छक्के मारने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी शुभमन गिल, ऑप्शन डी वैभव सूर्यवंशी। ये क्या है? तो ये है वनडे इंटरनेशनल, यानी वनडे इंटरनेशनल जो मैचेस होते हैं उसमें मैक्सिमम 6 लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वो भारतीय खिलाड़ी बने हैं कौन? बता दीजिए आंसर। तो आपको ध्यान रखना है रोहित शर्मा। ठीक है, कौन है जी? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा कौन है? तो भारतीय क्रिकेटर हैं, और जिन्होंने सबसे ज्यादा 6 लगाए हैं। तो कितने 6 है? तो 352 छक्के इनके द्वारा अब तक लगाए जा चुके हैं। ठीक है, तो ओडीआई में सबसे ज्यादा। इससे पहले हम बात करें तो पहले कौन थे? तो एक आपको पाकिस्तान के ध्यान रखने हैं। पहले एक तो पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान के कौन थे? तो शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी ने कितने लगाए थे? तो शाहिद अफरीदी ने लगाए थे जी 351। एक आपको कौन ध्यान रखने हैं? एक रख रहे हैं आपके वेस्ट इंडीज के, और वो थे गिलक्रिस्ट, है ना। तो एक आपको ध्यान रखने हैं वेस्ट इंडीज के, और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी का नाम क्या है? तो चेरिस गेल। ठीक है, तो चेरिस गेल आपको ध्यान रखना है। इनके द्वारा भी लगाए गए थे, और इनके द्वारा कितने छक्के लगाए गए थे? 331। ठीक है, तो 331 जो है छक्के इनके द्वारा लगाए गए थे, और अभी रोहित शर्मा ने 352 लगा के पहले नंबर पर ये आ चुके हैं। इंडियन क्रिकेटर है, महाराष्ट्र से इनका संबंध है। ठीक है, तो सही आंसर है जी रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष कर के केंद्रीय बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजय कुमार भाटिया, ऑप्शन बी अंकित स्वामी, ऑप्शन डी विनीत त्रिपाठी, ऑप्शन डी विवेक चतुर्वेदी। हम बात करें यहाँ पर किसकी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, और इसके जो नए चेयरमैन हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो आपको ध्यान रखना है नए चेयरमैन बने हैं विवेक चतुर्वेदी। नए चेयरमैन कौन बने हैं जी? विवेक चतुर्वेदी। और विवेक चतुर्वेदी जी किसका स्थान लेने वाले हैं? तो संजय कुमार अग्रवाल की जगह ये आने वाले हैं। ये कौन है? तो विवेक चतुर्वेदी जी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अधिकारी हैं। तो ये भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं विवेक चतुर्वेदी जी, जो अभी क्या बने हैं? जो अभी अप्रत्यक्ष कर जो बोर्ड है उसके क्या बने हैं? चेयरमैन बने हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सही आंसर है विवेक चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, इंद्रजाल है
ऑप्शन ए एक मिसाइल प्रणाली, ऑप्शन बी धोखाधड़ी के लिए पोर्टल, ऑप्शन सी सैन्य अभ्यास, ऑप्शन डी एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन। इंद्रजाल, तो इंद्रजाल आपको ध्यान रखना है ये क्या है, तो भारत की पहली एंटी ड्रोन पेट्रोल मतलब पेट्रोलिंग, जो गश्त वगैरह करते हैं पेट्रोलिंग, तो पेट्रोलिंग व्हीकल है, यानी एंटी ड्रोन है, यानी ये क्या कर सकता है, जो ड्रोन है उनको जो है मार कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है इस ड्रोन के द्वारा ये ड्रोन को क्या कर सकता है, पहचान सकता है, उसे लक्षित कर सकता है और उसे मार भी सकता है। नाम क्या है, इंद्रजाल। ठीक है, और इंद्रजाल जो है ये काउंटर ड्रोन ऑपरेशन में काम लिया जाएगा। अगर हम बात करें इसकी रेंज कितनी है, कितनी रेंज तक काम कर सकता है, तो ध्यान रखना 10 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर तक ये क्या कर सकता है, पहचान सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, और 4 किलोमीटर तक के जो ड्रोन है वो उनको गिरा सकता है। और इसे किससे बनाया है, तो प्राइवेट इंडियन डिफेंस कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया है। तो भारत का क्या है, ये पेट्रोलिंग ड्रोन है जिसे अभी डेवलप किया गया है, तो एंटी ड्रोन पेट्रोल ड्रोन है। अगला प्रश्न, लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है। ऑप्शन ए वेलमाला सिमन्ना, ऑप्शन बी मिशेल बिचलेट, ऑप्शन बी सी अरुंधति भट्टाचार्य, ऑप्शन डी मोहनलाल। तो लोकनायक फाउंडेशन जो पुरस्कार है 2025 का, उसके लिए किसको चुना गया है, तो आपको ध्यान रखना है वेला सिमन्ना को। कौन है, तो इसके लिए तेलुगु लेखक और इनका नाम क्या है, तो वेलमाला सिमन्ना को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो वेलमाला सिमन्ना आपको ध्यान रखना है, सिमन्ना है ना, इनको ये पुरस्कार दिया गया है तेलुगु में, और इनका उद्देश्य क्या है भाई, तेलुगु साहित्य में योगदान हेतु इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो ज्यादा नहीं ध्यान रखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना किसको मिला है, तेलुगु लेखक है वेल्लामाला सिमन्ना, उनको दिया गया है 2 लाख रुपए की राशि जो है इसके तहत प्रदान की जाती है। ठीक है, तो सही आंसर है जी ऑप्शन ए वेल्लामाला सिमन्ना, ये सिमन्ना है, सिमन्ना। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एकीकृत शहर कौन सा बना है। ऑप्शन ए अमरावती, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला एकीकृत वित्तीय शहर, ये वित्तीय नहीं लिखा है, एकीकृत वित्तीय शहर कौन सा बना है, तो ध्यान रखना अमरावती। ठीक है, और अमरावती कहाँ पर आता है, अमरावती आंध्र प्रदेश में आता है। तो अमरावती आंध्र प्रदेश को पहला एकीकृत वित्तीय शहर घोषित किया गया है। अब आप बोलेंगे कि मैम ये एकीकृत वित्तीय शहर जो केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, उनके द्वारा घोषित किया गया, ये होता क्या है, तो एकीकृत वित्तीय शहर होता है कि एक ऐसा शहर जहां पर सभी वित्तीय संस्थाएं या संस्थान एक ही स्थान पर हो, उन्हें हम कहते हैं एकीकृत वित्तीय संस्थान, और वो सब एक ही जगह से काम करे, यानी पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो एक साथ जुड़ जाए। और अमरावती में 15 से ज्यादा पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर है, इसलिए इसे पहला एकीकृत वित्तीय जो शहर है वो घोषित किया गया है। तो सही आंसर है अमरावती। अगला प्रश्न है, भारत में पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार। ठीक है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाना है जी अंडमान और निकोबार में, अंडमान व निकोबार में। और आपको पता है कोरल रीफ क्या होती है, कोरल रीफ जो है कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी हुई एक खोल होती है, ठीक है, जिसमें एक जीव भी पाया जाता है,
और ये जो है इसकी लागत कितने आने वाली है, तो इसकी लागत 120 करोड़ रुपए आने वाली है। लागत कितनी होगी, 120 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा, तो आप ध्यान रखना, पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। तो इसे विकास किसके द्वारा किया जा रहा है, पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसे डेवलप किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। कहाँ, अंडमान निकोबार में। काम क्या करेगा, इंडिया के कोरल रीफ को मॉनिटर करेगा, उनके बारे में जो रिसर्च है वो इसके द्वारा की जाएगी। तो कोरल रीफ से रिलेटेड सारी जो रिसर्च वगैरह का काम है वो यहीं पर किया जाना है। सही आंसर है जी डी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए कर्तव्य पथ, ऑप्शन बी लोक भवन, ऑप्शन सी सेवा तीरथ, ऑप्शन डी सेवा सभागार। तो आपको पता ही है मोदी जी नए नए नाम परिवर्तन करने में काफी बिलीव करते हैं और उनके द्वारा ही कहा गया कि भाई जो पीएमओ है उस पीएमओ का नाम बदलकर हम क्या कर देंगे जी, सेवा तीरथ कर देंगे। तो नया नाम क्या हो गया पीएमओ का, सेवा तीरथ। इनके अलावा इनके लिए कहा गया, इसे एग्जीक्यूटिव एनक्लेव भी कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा जो राजभवन है, अब राजभवन क्या हो जाएंगे, अब राजभवन नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, लोक भवन। राजभवन को क्या कहेंगे हम, लोक भवन कहेंगे, पीएमओ को सेवा तीरथ कहेंगे, और जो आपके राज भवन है उनको क्या कहेंगे, वो राजनिवास को हम लोक निवास कहेंगे। तो राजनिवास को हम लोक निवास कहेंगे, राजभवन को जो है वो लोक भवन कहेंगे, और जो पीएमओ है उसे सेवा तीरथ कहा जाएगा। तो ये अभी आदेश जारी हो गए हैं और फिर इसके बारे में जल्द ही नाम भी देखने को मिल जाएगा। तो सेवा तीरथ कहेंगे पीएमओ को। अगला प्रश्न है, देश का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है। ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, ऑप्शन सी जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो ध्यान रखना, नीति आयोग के द्वारा, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली को पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वाटर पॉजिटिव मतलब कि जितना पानी यहाँ पर यूज किया जाता है वो सारा पानी जो है फ्रेश वाटर को रिस्टोर कर लिया जाता है, इसलिए इसे वाटर पॉजिटिव कहते हैं। यानी जितना भी फ्रेश वाटर यूज होता है वो सब हम यहीं से रिस्टोर कर लेते हैं, अलग से कहीं से बनाने की या लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सही आंसर क्या है जी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा किस देश से हेरोइन मैक 2 यूएवी खरीदे जा रहे हैं। स्टार मार्क कर लेना, पूछा जाता है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इजराइल। तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने हेरोन, कौन सा जी, हेरोन मैक 2, ठीक है, यूएवी या ड्रोन खरीदने की बात की है। यूएवी होते हैं अनमैन व्हीकल, ठीक है। तो ये अनमैन व्हीकल, इन्हें आप ड्रोन भी कह सकते हो। इसके लिए आदेश जारी हुए हैं। कहाँ से खरीदेंगे, तो हम ये खरीद रहे हैं किससे, इजराइल से। किससे खरीदे जा रहे हैं, इजराइल से। और इसके लिए जो है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा हमने क्या कर लिया है जी, एग्रीमेंट भी कर लिया है। ये क्या है, तो हेरोन आपको ध्यान रखना है मध्यम ऊंचाई या लंबी क्षमता का, क्या है ये, तो मध्यम ऊंचाई व लंबी क्षमता का, लंबी दूरी का ड्रोन होता है, ठीक है। तो ये मध्यम ऊंचाई पर लेकिन लंबी दूरी तक चलने वाला ड्रोन है। कितना पेलोड ले जा सकता है, तो इसके द्वारा जो है 500 किलोग्राम पेलोड ले जाने की क्षमता है। पेलोड ले जाने की क्षमता इसमें पाई
जाती है। तो इसकी क्षमता भी आपको ध्यान रखनी है। और ये 24 घंटे जो है लगातार उड़ सकता है। और हम किससे ले रहे हैं? ये हम ले रहे हैं जी आपके इजराइल से। तो काफी हम वैसे भी इजराइल से लेते हैं। तो सही आंसर है जी डी। अगला प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए मिताली राज, ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी दीप्ति शर्मा, ऑप्शन डी स्मृति मंथाना। तो हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर को। तो भारतीय महिला क्रिकेटर, और इनका नाम क्या है? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। ठीक है। और हरमनप्रीत कौर जो है वो आपको ध्यान रखना है, एक भारतीय महिला क्रिकेटर है। इनका संबंध भी कहाँ से है? तो ये जो है पंजाब से ही है। और इस भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी है। क्रिकेट टीम की कप्तान है। और इनका संबंध कहाँ से है? तो पंजाब से ही है। तो इसलिए इन्हें क्या बनाया जा रहा है? इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है। तो सही आंसर है जी हरमनप्रीत कौर। अगला प्रश्न है, कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर किताब किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए मेजर जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन बी उदय त्रिपाठी, ऑप्शन सी अंकित आहूजा, ऑप्शन डी रंजन महाजन। ठीक है। तो बुक का नाम है कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर। और ये जो बुक है वो उसको लॉन्च किसने किया है? तो लॉन्च आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा? तो मनोज सिन्हा के द्वारा। मनोज सिन्हा कौन है? तो गवर्नर मनोज सिन्हा। ठीक है, उपराज्यपाल। ठीक है। और उनका नाम क्या है? मनोज सिन्हा। तो गवर्नर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। कहाँ के हैं ये? मनोज सिन्हा। और ये J&K के जो है डिप्यूटी गवर्नर हैं। ठीक है, जिन्हें डिप्यूटी नहीं बोलते, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। उप राज्यपाल इनके द्वारा किताब को लॉन्च किया गया था। अगर पूछी किताब के लेखक कौन है, ठीक है, तो लेखक आपको ध्यान रखने हैं रिटायर मेजर जनरल रंजन महाजन। ठीक है। तो रिटायर यानी सेवानिवृत्त मेजर जनरल रंजन महाजन। रंजन महाजन इस किताब के लेखक हैं। और इस किताब में कश्मीर की इतिहास, उसकी कला संस्कृति और उसकी जो भी सोल्जर्स की कहानी है उसको बताया गया है। ठीक है। तो सही आंसर है रंजन महाजन। अगला प्रश्न है, भारत का तीसरा परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन सी है? तो भारत का नहीं है, भारत की है। ऑप्शन ए INS अरिहंत, ऑप्शन बी INS अरिदमन, ऑप्शन सी INS अरिघाट, ऑप्शन डी INS विक्रांत। तो भारत की तीसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? ये आपको ध्यान रखना है। और इसका नाम है INS अरिहंत, सॉरी अरिदमन। INS अरिदमन। अरिदमन। ठीक है। INS अरिदमन यानी परमाणु ऊर्जा से संचालित है, बैलिस्टिक है। और इसको अभी हाल ही में क्या किया जाएगा? कमीशन किया जाना है। और ये क्या है? तो ये आपको ध्यान रखना है अरिहंत क्लास की एक न्यूक्लियर सबमरीन है। तो अरिहंत क्लास की सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। मिसाइल पनडुब्बी है। नाम क्या है जी? अरिदमन। किसके द्वारा? तो आपको ध्यान रखना है इसे ATV प्रोजेक्ट के द्वारा, ATV प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया गया है। अभी आप पूछेंगे मैम ये ATV क्या है? तो ATV है एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल, जिसमें 90% हम स्वदेशी जो उपकरण है उनको ही काम में लेते हैं। ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो पहले से जो है दो पनडुब्बियों को पहले ही कमीशन कर लिया गया। ये तो तीसरी है। दो जिनको कमीशन कर लिया गया है वो आपको ध्यान रखनी है। और जो दो है वो कौन सी है जिन्हें पहले से ही कमीशन कर लिया गया है? तो उन दोनों का नाम है एक INS अरिहंत और INS अरिघात। तो INS अरिघात और INS
कौन सी है? अरिहंत। ठीक है, तो अरिहंत को भी अभी कमीशन किया गया है, कब? 2009 में। और आईएनएस अरिघात को 2017 में ही कमीशन किया है। और तीसरी हमारे पास बन गई है, कौन सी? तीसरी है आईएनएस अरिदमन, जिसे अभी कमीशन किया जाना है। तो सही आंसर है जी बी, आईएनएस अरिदमन। अगला प्रश्न है, स्वराज कौशल का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी फिल्म, ऑप्शन डी राजनीति। तो आपको ध्यान रखना है ये कौन है, तो इनका संबंध राजनीति से है। ये मिजोरम के पूर्व गवर्नर हैं। तो मिजोरम के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है ये जो है पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। तो इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध राजनीति से है। ठीक है, और इनके लिए जो है वकील थे ये पहले, साथ ही इन्होंने कानूनी पेशे के साथ जो है राजनीति में अपना मुकाम हासिल किया, और देश के सबसे युवा राज्यपाल भी यही बने थे। ठीक है, तो सही आंसर है जी डी, राजनीति। अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा 3 बैंकों को डी सिब बैंक घोषित किया गया, जिनमें कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी आईसीआई, ऑप्शन सी पीएनबी, ऑप्शन डी एचडीएफसी। पहले तो हम सोचे कि ये डी सिब बैंक क्या होते हैं। डी सिब बैंक है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। तो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली, ठीक है, क्योंकि यहां से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक मतलब क्या है मैम? आपने फुल फॉर्म तो बता दिया कि भाई ये ऐसे बैंक होते हैं जिनके फेलियर होने का रिस्क बिल्कुल कम होता है। फेलियर होने का रिस्क नहीं होता है, यानी इतने बड़े होते हैं कि ये फेल नहीं हो सकते। इन्हें सबसे सेफेस्ट बैंक माना जाता है, और ये इतने बड़े होते हैं कि ये फेल नहीं होंगे, बैंक करप्ट नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अभी हाल ही में 3 बैंकों को ये घोषित किया गया है। 3 बैंक कौन से हैं आपको पता है? एक तो एसबीआई आपको ध्यान रखना है, एक एचडीएफसी आपको ध्यान रखना है, एक आईसीआईसीआई ध्यान रखना है। तो कौन सा नहीं है जी? पीएनबी नहीं है। ठीक है, ये बैंक इतने बड़े हैं कि ये कभी फेलियर ही नहीं होंगे। और किनके द्वारा घोषित किया गया है? तो आप ध्यान रखना, आरबीआई के द्वारा घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय खगोल वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई नई आकाश गंगा का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी मंदाकिनी, ऑप्शन डी शौर्य। तो अभी हाल ही में नई आकाश गंगा खोजी गई है, और उस नई आकाश गंगा का नाम क्या रखा गया है? तो ये आकाश गंगा है जी अलकनंदा। क्या नाम रखा गया है? अलकनंदा। तो अलकनंदा क्या है? तो अलकनंदा आपको पता है वैसे तो एक नदी है, किसमें? हिमालय की। तो अलकनंदा हिमालय की एक नदी है। हिमालय की नदी के नाम पर नई आकाश गंगा का नामकरण किया गया है। नाम है जी अलकनंदा। और इसका जो गैलेक्सी है, इसका गैलेक्सी का जो शेप है वो कैसा है? स्पाइरल शेप है। तो इसका शेप जो है स्पाइरल शेप है। स्पाइरल शेप की ये आकाश गंगा है। नाम है जी अलकनंदा, यानी बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसके द्वारा जीता गया? ऑप्शन ए प्रतीक माधव, ऑप्शन बी सुनील अमृत, ऑप्शन सी दिनेश मेनन, ऑप्शन डी शब्बीर खान। तो हमें बता दूं, जब हमने बात की थी अभी 3 दिसंबर की, और ठीक है, तो वहां पर हमने दिव्यांग जन से संबंधित पुरस्कारों की बात की थी। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए? तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए। किसके आधार पर? तो व्यक्तिगत उत्कृष्टता के आधार पर, दिव्यांग जन सशक्तिकरण में नवाचार हेतु
में नवाचार हेतु ये पुरस्कार दिया गया, नवाचार के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। और पुरस्कार दिया किसे गया गया? प्रतीक माधव को। किसको दिया गया है जी? प्रतीक माधव को प्रदान किया गया। प्रतीक माधव कौन है? तो आप ध्यान रखना, एटीएफ के सह संस्थापक हैं, सह संस्थापक और सीईओ हैं प्रतीक माधव जी, जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया किसके द्वारा? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारी मंत्रालय के दिव्यांग जन सशक्तिकरण के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सही आंसर है प्रतीक माधव। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर 3 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई, मेघालय शिलोंग में, और वहां की स्टेट कन्वेंशन सेंटर में, स्टेट कन्वेंशन सेंटर, और ये कहाँ पर है? शिलोंग मेघालय में। यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित की गई। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था पूर्वोत्तर भारत में एआई को बढ़ाना। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत में एआई को प्रोत्साहन देना, इसके लिए ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। और कहाँ पर? शिलोंग में की गई थी। क्षेत्रीय जो इंडिया एआई इम्पैक्ट है, ठीक है, जैसे क्षेत्रीय वैसे ही आती है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। और इस इम्पैक्ट समिट या कॉन्फ्रेंस जो है, उस कॉन्फ्रेंस की ये क्या है? एक क्षेत्रीय सम्मेलन है। ठीक है, तो इसका क्या था? एक क्षेत्रीय सम्मेलन है जो क्षेत्र में होता है। और इस क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन पूर्वोत्तर में शिलोंग मेघालय में किया गया है। तो सही आंसर क्या है जी? मेघालय शिलोंग। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य देश कौन बनेगा? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ब्राजील। तो हम बात कर रहे हैं बिग कैट अलायंस, और बिग कैट अलायंस अभी आपको पता है कि इसके लिए नया जो सदस्य देश है, नया सदस्य या हम बोले 19वां सदस्य देश कौन बनने वाला है? तो रूस बनेगा। कौन बनेगा जी? रूस इसका 19वां सदस्य देश बनने वाला है। इस बिग कैट अलायंस का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, और इसमें क्या किया गया था? आपको पता ही है कि 7 जो बिल्ली की प्रजातियां हैं, इसमें 7 बड़ी बिल्ली की प्रजातियों, बड़ी बिल्ली की प्रजातियों के संरक्षण के लिए, प्रजातियों के संरक्षण हेतु इसका गठन किया गया था, बिग कैट अलायंस का। और बिग कैट अलायंस का अभी नया सदस्य कौन बनने वाला है जी? रशिया बनने वाला है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता है कि बिग कैट अलायंस वाला जो प्रपोजल है वो अप्रैल 2023 में दिया गया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही हमारे ये नवाचार दिया गया था। तो इसका नया सदस्य कौन बन रहा है? रूस, जो कि 19वां सदस्य होगा। अगला प्रश्न है, द 11th आवर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी अनीता देसाई, ऑप्शन सी अनिरुद्ध भट्टाचार्य, ऑप्शन डी सूरज नेगी। देखो मैं बता दूं, जो बुक्स होती हैं उनसे प्रश्न पूछा जाता है, उसमें भी सलमान रुश्दी की बुक हो तो डेफिनेटली पूछा जाता है। तो ये बुक किसकी है? इसकी लेखक है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी इसके लेखक हैं। और इस बुक में क्या है? तो भैया इसमें 5 शॉर्ट स्टोरीज हैं, 5 शॉर्ट स्टोरीज हैं। और ये जो शॉर्ट स्टोरीज हैं, इन शॉर्ट स्टोरीज में क्या बताया गया है? जन्म, मृत्यु, विरासत, पहचान, इन सब टॉपिक में बात की गई है। सलमान रुश्दी भारतीय जो है मूल के एक उपन्यासकार है, साहित्यकार है, जिनके पास यूके और यूएस की सिटीजनशिप है, और इन्हें बुकर प्राइज से भी, अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो सही आंसर है जी सलमान रुश्दी यानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गोल्फ में ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीत लिया है? ऑप्शन ए
कैम स्मिथ, ऑप्शन बी गगनजीत भुल्लर, ऑप्शन सी नीरगार्ड पीटरसन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गोल्फ में आपको ध्यान रखना है कहाँ आयोजित किया गया, ये डेनमार्क में। तो इसका आयोजन किया गया डेनमार्क। तो डेनमार्क में इसका आयोजन किया गया और ये जो खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया है, नीरगार्ड पीटरसन के द्वारा। नीरगार्ड पीटरसन के द्वारा यह खिताब जीता गया है। गोल्फ का टूर्नामेंट है और ये एक पेशेवर खिताब है जो कि रॉयल मेलबर्न क्लब में ट्रॉफी जीतने वाले को दिया जाता है। इन्होंने किसको हराया, तो इनके द्वारा हराया किसको गया है, तो हराया गया है कैम स्मिथ को। और कैम स्मिथ कहाँ के हैं, ब्रिटेन की। तो कैम स्मिथ को हराया है और कैम स्मिथ कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं। और जीता किसने है, तो आपको ध्यान रखना है नीरगार्ड पीटरसन ने। और ये कहाँ के हैं, तो ये है आपके डेनमार्क के। तो डेनमार्क के जीते हैं और इंग्लैंड के, ब्रिटेन के हार गए। इंग्लैंड बोलो ब्रिटेन बोलो एक ही बात है। तो सही आंसर है जी सी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा बना है जिसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित होने की अनुमति दी गई है। ऑप्शन ए फैनो पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी बंधन बैंक, ऑप्शन सी उत्कर्ष स्मॉल बैंक, ऑप्शन डी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो देखिए जब हम बैंक्स की बात करते हैं तो बहुत सारे बैंक होते हैं और अभी आरबीआई के द्वारा जो है फैनो बैंक को, कौन सा बैंक है जी, फैनो बैंक। और फैनो बैंक को क्या कर दिया गया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करने का अप्रूवल दे दिया गया है। तो इसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में, फाइनेंस बैंक में परिवर्तन की अनुमति आरबीआई के द्वारा दे दी गई है फैनो बैंक को। और इसके बाद जो फैनो बैंक है वो अब लोन भी दे सकेगा, कस्टमर के ज्यादा डिपॉजिट रख सकेगा और अदर जो बैंकिंग जो इक्विपमेंट्स है, सर्विसेज है, वो भी ज्यादा दे पाएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक। तो सही आंसर है जी फैनो पेमेंट बैंक। अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए पंचकुला, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी सिरसा। तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इसका आयोजन किया गया था जी 6 से लेके 9 दिसंबर 2025 को। कौन सा संस्करण था ये, इसका 11वां संस्करण है। कहाँ पर आयोजन किया गया, तो आपको ध्यान रखना है पंचकुला में। कहाँ पर जी, पंचकुला में। और पंचकुला कहाँ है, हरियाणा में। तो पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। इसकी थीम भी ध्यान रखनी है, विज्ञान से समृद्धि। तो थीम क्या है, विज्ञान से समृद्धि। विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर की और आत्मनिर्भर की और, यानी आत्मनिर्भर भारत के लिए, ये इसकी थीम है। तो अगर थीम भी पूछी जाए तो हमें ध्यान रख लेनी है। उद्देश्य क्या है कि भारत की प्रगति में विज्ञान को बढ़ावा देना। आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो सही आंसर है जी पंचकुला हरियाणा। अगला और क्लास का अंतिम प्रश्न, पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन ए रवीना टंडन, ऑप्शन बी आलिया भट्ट, ऑप्शन सी सोनाक्षी सिन्हा, ऑप्शन डी तमन्ना भाटिया। पर्सन ऑफ द ईयर किसके लिए, पेटा इंडिया के लिए। कब दिया जाता है ये अवार्ड, हर साल दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है हर वर्ष जानवरों व वन्य जीवों के संरक्षण में योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा, तो ध्यान रखना है पेटा इंडिया के द्वारा। पेटा इंडिया के द्वारा दिया जाता है। और अभी किसको मिलेगा जी, तो 2025 का दिया गया है अभिनेत्री रवीना टंडन को। अभिनय के लिए नहीं दिया गया है, इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इनकी जो मांस न खाने की प्रतिज्ञा है, मांस मुक्त रहने की प्रतिज्ञा, वन्य जीवों के प्रति समर्पण और सामुदायिक पशुओं के लिए किए गए प्रयासों के लिए इनको ये दिया गया है। पेटा इंडिया क्या है, तो पेटा आपको ध्यान रखना है ये एक एनजीओ है अमेरिका की और इसी की
एक और ब्रांच है जिसे हम पैटा इंडिया कहते हैं, और पैटा इंडिया भारत में काम करती है 2000 से, ठीक है, जबकि पैटा जो है वो 1980 से काम कर रही है, उसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये थे हमारे दिसंबर के इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 50 MCQ, जिसमें हमने कोशिश की है कि सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया जाए। और आई होप क्लास आपको अच्छी लग रही होगी और आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को हमने यहाँ पर इसे कवर किया है। तो तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, लिखते रहें। थैंक यू सो मच।